हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ विद जिया। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट की नई सीरीज, जिसमें मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियोस बनाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ और करंट इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को हम बेसिक मीनिंग में क्या समझ सकते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक ऐसा लॉ होता है जो गवर्न करते हैं रिलेशंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन स्टेट्स क्या होते हैं? जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद डील कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा लॉ हुआ जो गवर्न करते हैं रिलेशंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। देखिए, इस वीडियो में हम मेजरली डेफिनेशन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें मेजरली डेफिनेशन ही है, तो उसी के थ्रू हम समझने वाले हैं। और डेफिनेशंस पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अच्छे से समझ के उस डेफिनेशन को याद करें, और दूसरा होता है आप डायरेक्ट रट लें उसको। तो इस वीडियो में हम पहला वाला तरीका ही अपनाने वाले हैं। मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप अच्छे से उसे याद कर पाएंगे। देखिए, ये जो आपको चार डेफिनेशन सामने दिख रही हैं ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ में, उसमें मेजरली दो तीन चीज़ें कॉमन है, मतलब सारी चीज़ें ही कॉमन है। सिर्फ ये जो रेड पॉइंटेड है उन सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉमन है इन सारी डेफिनेशंस में। तो अगर आप उसको ऐसे याद कर लेंगे कि ओपेनहाइम ने क्या बोला, ये जो रेड में अंडरलाइन है वो कहा हुआ है इसमें, और बाकी सारी चीजें इन चारों में कॉमन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओपेनहाइम ने क्या बोला? ओपेनहाइम ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ नेशंस और जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या होता है, वो बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ होता है और कन्वेंशनल रूल्स होता है, जो कि सिविलाइज स्टेट्स खुद मानती हैं एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करती हैं। यानी कि लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ ऐसा बॉडी हुआ कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल रूल्स का, जो कि सिविलाइज स्टेट्स खुद एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग मानती हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करती हैं। ये हुई ओपेनहाइम की डेफिनेशंस। सेकेंड, हॉल ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कि सिविलाइज्ड स्टेट्स जो है अपने ऊपर बाइंडिंग मानती हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करती हैं। ये रिलेशंस कुछ भी हो सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस, डिप्लोमेसी, कोई से भी रिलेशंस हो सकते हैं। तो सिविलाइज स्टेट्स जब एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करती हैं तो वो इन रूल्स ऑफ कंडक्ट को अपने ऊपर बाइंडिंग मानती है। ये कहते हैं हॉल। जेएल ब्राइडली ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बॉडी ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस होता है, जो कि सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करती हैं। यही सेम कहते हैं एल्फ्रॉस। एल्फ्रॉस ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ लीगल रूल्स होता है, जो कि स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करती हैं। मैंने आपको बोला था कि इन सारी डेफिनेशंस में दो तीन चीजें तो कॉमन ही है। सबसे पहला वर्ड हो गया सिविलाइज स्टेट्स, इन सब में कॉमन है, और दूसरा हो गया रिलेशंस। यानी कि जब सिविलाइज स्टेट्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करेंगी, इंटरकोर्स करेंगी, तभी जो है इंटरनेशनल लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशंस है वो समझ आ गई होंगी। अब आपने ये जो डेफिनेशंस है उन्हें एक बार अच्छे से समझ लिया, तो आप जो ये रेड पॉइंटेड चीजें हैं आप उन्हें याद कर लेंगे, तो आप डेफिनेशंस जो है खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, ये जो डेफिनेशंस है वो सिर्फ स्टेट को ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मानती है, यानी कि सिर्फ स्टेट के ऊपर ही इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो करंट इंटरनेशनल लॉ है वो बदल गया है बहुत। अब जो नॉन स्टेट एंटिटीज हैं और जैसे इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस हो गया, वो भी अब इस इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है। यानी कि अब इंटरनेशनल लॉ इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। नॉन स्टेट एंटिटीज कैसे? आईसीआरसी हो गया, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कई सारी जो एनजीओज होती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सारी अब जो एनजीओज हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। और इंडिविजुअल्स कब इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, जब जब जो उनका मैटर है वो इंटरनेशनल कंसर्न बन जाता है। यानी कि डिप्लोमेट्स हो गए, कॉन्सल्स हो गए। जब आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर इंडिया से किसी डिप्लोमेट को भेजा गया है यूएस, अब वहां पे एयरपोर्ट में उसके साथ कोई बदतमीजी होती है, तब वो जो है वो इंटरनेशनल मैटर का कंसर्न बन जाता है, यानी कि वो इंटरनेशनल कंसर्न बन जाता है। तब वो इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट ही होगा। तो ये जो सारी डेफिनेशंस हैं उसमें सिर्फ स्टेट को ही एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नॉन स्टेट एंटिटीज को भी और इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस को भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट माना गया है। दूसरा, इन सारे डेफिनेशंस में जो सिविलाइज स्टेट्स की बात की गई है वो क्रिश्चियन स्टेट्स की बात की गई है। यानी कि जो ये डेफिनेशंस हैं, जब ये डेफिनेशंस दी गई थी तो जो सारी क्रिश्चियन स्टेट्स होती थी सिर्फ उन्हें ही सिविलाइज्ड माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारी स्टेट्स जो हैं वो सिविलाइज स्टेट्स हैं।
तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि रूल्स, कस्टम्स और ट्रीटीज ही जो है वो सोर्स माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 38 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, स्टैट्यूट का, वो ये बोलता है कि कई सारे सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। सबसे पहले हो गया इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसमें ट्रीटीज, अग्रीमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। दूसरा हो गया इंटरनेशनल कस्टम्स, तीसरा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, चौथा जुडिशियल डिसीजंस। यानी कि तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि सिर्फ रूल्स, कस्टम्स और ट्रीटीज के अलावा भी इंटरनेशनल लॉ के कई सारे सोर्सेज होते हैं जो कि इन डेफिनेशंस में इंक्लूडेड नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं जेजी स्टार्क। जेजी स्टार्क क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ लॉ है जिसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और रूल्स ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं जो कि स्टेट्स खुद अपने ऊपर बाइंडिंग मानती हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस में आती हैं। तो अब देखिए, ये जो सारी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, वो सारी डेफिनेशंस जो है, इन सारे जो क्रिटिसिज्म हमने ऊपर पढ़े ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के, वो उन सारे क्रिटिसिज्म को फुलफिल करती हैं। यानी कि जैसे उसमें सिर्फ स्टेट को पार्ट माना गया था, इसमें सिर्फ स्टेट को पार्ट नहीं माना जाएगा, इसमें दूसरी जो नॉन स्टेट एंटिटीज हैं उन सबको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उन सबको भी पार्ट माना जाएगा। तो जेजे स्टार्क क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट है जो कि स्टेट्स खुद के ऊपर बाइंडिंग मानती हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाती हैं। तो इसमें जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी पार्ट माना गया है, और दूसरा इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज को भी पार्ट माना गया है इंटरनेशनल लॉ का। कब तक इंडिविजुअल्स को माना गया है? तब तक जब तक वो जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको डिप्लोमेट्स और कॉन्सुल्स का एग्जाम्पल दिया था। दूसरी डेफिनेशन है सॉवर्जेनबर्गर की, जो कि ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ लीगल रूल्स है जो कि अप्लाई होता है सॉवरेन स्टेट्स और ऐसी एंटिटीज के बीच जिन्हें इंटरनेशनल पर्सनालिटी का दर्जा दिया गया है। यही चीज जो मैंने आपको इंडिविजुअल्स में समझाई थी कि जो भी इंटरनेशनल कंसर्न बन जाते हैं वही सारी चीजें इन सच अदर एंटिटीज में आएंगी। सॉवर्जेनबर्गर क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ लीगल रूल्स है जो कि सॉवरेन स्टेट्स के बीच में अप्लाई होता है जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं, रिलेशंस मेंटेन करते हैं, और ऐसी एंटिटीज के ऊपर भी अप्लाई होता है इंटरनेशनल लॉ जिन्हें इंटरनेशनल पर्सनालिटी का दर्जा दिया गया है। तीसरी डेफिनेशन है फिलिप सी जेसप की। वो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ऐसा लॉ है जो कि अप्लाई होता है स्टेट्स के ऊपर जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर भी जब वो इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न बन जाता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ एंड करंट इंटरनेशनल लॉ, या तो फिर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें जो है मेजरली आपको डेफिनेशंस ही आई थी, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस हैं ही, डेफिनेशंस के थ्रू ही हमें समझना है। तो मैंने कोशिश की है जितने हद तक मैं आपको समझा सकती हूँ मैंने उसको समझाया है, और आप इसे समझ के याद भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं वो आपको एग्जाम में लिखनी तो पड़ेगी, 2-3 डेफिनेशंस तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालती रहूंगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को समझना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।